नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशनल कमीशंस। हमारा एम ये है इन सीरीज़ का कि वो सारे टॉपिक्स जो यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं या यूजुअली हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, उसको अच्छे से समझने का, ताकि प्रीलिम्स क्लियर हो पाए। बात करते हैं एजुकेशनल कमीशंस का। पहली है चार्ल्स वुड डिस्पैच। अब ये जो वुड डिस्पैच कमीशन है ये 1854 में आती है। बाय द वे 1857 से 3 साल पहले। तो आप जानते हैं, अगर आपने मॉडर्न इंडिया बेसिक पढ़ा होगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और मिशनरीज ऑलमोस्ट कोहेरेंटली काम कर रहे थे टू स्प्रेड यूरोपियन नॉलेज। तो उसी प्रोपागेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इट वाज टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ये लेकर आए। वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करना था, एजुकेशन ऑफ आर्ट साइंस फिलोसफी टू सिविलाइज द अनसिविलाइज, दैट वाज द आर्ग्यूमेंट। इन शॉर्ट ये प्रोपोगेशन ऑफ यूरोपियन नॉलेज चाहते थे वुड डिस्पैच वाले। एंड ये हायर एजुकेशन में इनका कहना था दैट फॉर हायर एजुकेशन अंग्रेज़ी होना चाहिए, और प्राइमरी के लिए वर्नैकुलर लैंग्वेज, बिकॉज वर्नैकुलर लैंग्वेज से ही यूरोपियन नॉलेज पहुंच सकती है। And Wood's dispatch also proposed the setting up of vernacular primary schools in the village levels etc. Anglo vernacular high schools भी खुल रहे थे जो कि affiliated होंगे कॉलेज से in the district level। फिर एक सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया ग्रांट इन एड का, टू इनकरेज प्राइवेटाइजेशन। यहाँ से स्टार्ट होता है, प्राइवेट एंटरप्राइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ग्रांट्स इन एड, और ग्रांट इन एड एसेंशली होता है कि आप बिना ब्याज के, बेसिकली एक डोनेशन हो गया, कोई उसका रिटर्न नहीं आने वाला। एंड दे वर कंडीशनल ऑन द इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉइंग क्वालिफाइड टीचर्स। तो ये ग्रांट इन एड दो चीज़ों पे कंडीशनल है। ये पहली कंडीशन क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग। फिर आती है हंटर कमीशन 1882 में। एक इसमें मेमोरी हुक बता दूँ, 1882 के हंटर कमीशन में पंडिता रामाबाई ने भी लिखा था ये बताते हुए कि हमारा जो 99% ऑफ एजुकेटेड मैन डो नॉट वांट वीमेन टू बी एजुकेटेड, ये करके इन्होंने क्वीन विक्टोरिया को एक लेटर लिखा था, बहुत फेमस हुआ था ये। हंटर कमीशन ये निकलती है, लैंडमार्क कमीशन है अंडर लॉर्ड रिपन। ही रिप्ड अप एवरीवन बाय द वे। एंड ये कंप्लेंट्स जो थी नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच की, ये इसके रिलेटेड थी। व्हाट डिड दे डू? दे सजेस्टेड मीन्स बाय विच दिस एजुकेशन कैसे अच्छे से और इम्पार्ट करें और कैसे चीज़ों को बेटर करें। एंड ये विल्सन हंटर के अंडर बनाई गई, ये 1882 में सबमिट हुए। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर कमीशन के क्या सजेशन थे, ये इंपॉर्टेंट है। कमीशन का पहला सजेशन है कि यहाँ पे 2 टाइप ऑफ एजुकेशन अरेंजमेंट होना चाहिए हाई स्कूल लेवल पे। कौन से 2 टाइप? पहला तो बेटे तुम वोकेशनल पढ़ाओ, बिजनेस एजुकेशन इम्पार्ट करो, साथ में लिटरेरी एजुकेशन भी दो। एंड प्राइवेट एफर्ट्स जो है दे शुड बी वेलकम्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फिर से प्राइवेटाइजेशन पे इन्होंने फोकस किया है। कंट्रोल ऑफ एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल शुड बी हैंडेड टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी बोर्ड। मतलब डिसेंट्रलाइज कर दो एजुकेशन को, प्राइमरी लेवल के जितने भी लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी बोर्ड को दे दो। फिर इसके बाद हंटर कमीशन ऑफ जो 1882 है, ये क्या कहती है देखो, प्राइमरी एजुकेशन पे स्पेसिफिकली। तो प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने कहा है एजुकेशन ऑफ मासेस। एंड ये क्यों करना है? ट्रेन द पीपल फॉर सेल्फ डिपेंडेंस। कितना बड़ा झलासा, मतलब मजाक ही कर रखा है। एंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मदर टंग। मतलब वर्नैकुलर लैंग्वेज, मदर टंग जो है वो आपका प्राइमरी एजुकेशन में लेकर आना है। द करिकुलम शुड इंक्लूड यूजफुल सब्जेक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर, नेचुरल फिजिकल साइंस, अरिथमेटिक, मेजरमेंट एट्सेट्रा। And the spread of primary education for the tribal backward people should be the responsibility of the government। तो ट्राइबल और जो बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पढ़ाया जाए, उनको फिर सिविलाइज किया जाए। एंड दैट्स लास्ट पॉइंट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर आती है रेली कमीशन। अब रेली कमीशन आती है 1902 पे। ये बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन पर नहीं है, ये चाहते थे लाना पर इनको प्रिक्लूड कर दिया। इट वॉज मेड इम्पॉसिबल फॉर देम टू पास सजेशंस ऑन प्राइमरी। तो ये यूनिवर्सिटी तक लिमिटेड हो गया, पर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कमीशन, क्योंकि जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904, इसके 2 साल बाद, वो इसी की कमीशन के सजेशन से इंस्पायर होता है।
सर थॉमस रेली ने, to inquire into the condition and prospects of universities in India. Now we are understanding why, because most of the Indian elites from 1890s etc. तिलक, दादा भाई नारोजी etc. और ये एक नया जो एलीट इंडियन एलीट डेवलप हो रहा था उस टाइम, उसको स्टॉप करने के लिए, उसके अंदर देखने के लिए इसको बनाया गया था. As a result of the report, the recommendations of the Commission of Indian University Act was passed. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वॉज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड अपग्रेड द सिस्टम. यूनिवर्सिटी वर एम्पावर्ड टू अपॉइंट देयर ओन स्टाफ इंक्लूडिंग द टीचिंग स्टाफ. ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी को एम्पावर कर दिया अब कि अब आप अपने खुद का टीचिंग स्टाफ और अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हायर कर सकते हो. फेलोज़ को लिमिट कर दिया 50 से 100. फेलोज़ मतलब जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको फेलोशिप देते हैं, तो 50 से 100 लिमिट कर दिया. क्यों, वो आप सब जानते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं. और अगला पॉइंट 20 तक फिक्स कर दिया इन सिटीज़. रिमेंबर ये कौन सी सिटीज़ है, और फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए क्यों. बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा यूनिवर्सिटीज़, सारी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम की 20 फेलोशिप. क्यों, आप खुद समझे. कौन सी कमेटी है, कौन सी कमीशन है, रैली कमीशन. रैली कमीशन 1902. कौन से एक्ट्स आते हैं इसके अंडर, ये बाय द वे 1904 के बेसिक जो उठाए हुए चीज़ें हैं ये बता रहा हूँ मैं. एंड गवर्नर जनरल, अब यहाँ से गवर्नर जनरल वॉज नाउ एम्पावर्ड टू डिसाइड the university's territorial limits and also affiliation between the university and colleges. मतलब कि बहुत साफ है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ से यूनिवर्सिटी एजुकेशन में स्टार्ट हो चुका था. आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविज़न, बेसिकली हुआ क्या, इसका रिजल्ट कि कॉलेजेस तो घट गए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए. सैडलर कमीशन, बड़ा सैड नाम है, 1917 में आती है, लेकिन काफ़ी अच्छा कमीशन है, बहुत इंटरेस्टिंग. ये एक वाइस चांसलर थे उस टाइम की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के, माइकल सैडलर नाम है इनका. इनका कहना था कि जितने भी टीचिंग रिसोर्सेज है इन द सिटी ऑफ कैलकाटा, दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड सो दैट जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है वो एंटायरली टीचिंग यूनिवर्सिटी बन जाए. एंड इन्होंने एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, इन्होंने कहा कि एक ज़रूरत है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी लाने की, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को सेटअप कर दो. अब ये जो आप देखते हैं पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स की, मेरा पास तेरा ऑनर्स, ये यहीं से स्टार्ट होता है, ये ऑनर्स कोर्स वाली बात यहीं से स्टार्ट होती है. एक और बात, ये जो वाइस चांसलर वाला सिस्टम देखते हैं आप, जाते भैया वाइस चांसलर के पास, अरे भैया ये करो ये करो, ये वाइस चांसलरशिप वाला सिस्टम भी यहीं से स्टार्ट होता है. सो फुल टाइम एंड सैलरीड वाइस चांसलर, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव वुड बी द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी. चांसलर कौन होगा, गवर्नर जनरल. फिर सेनेट एंड द सिंडिकेट, हमारे टाइम में अभी गवर्नर होता है. सेनेट एंड सिंडिकेट ये नॉट इम्पॉर्टेंट, कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दो. यूनिवर्सिटी शुड बी फ्रीड, मतलब ये जो अब एक्सेसिव कंट्रोल आ रहा था यूनिवर्सिटीज़ का, जो 1904 में स्टार्ट हुआ है, बाय द वे दैट एकेडमिक मैटर्स में गवर्नमेंट को इंटरफेयर अब करना एकदम बंद करना चाहिए. 1929 में हार्थोग माथा फोड़ कमीशन, एकदम बकवास कमीशन. रिकमेंडेशंस अच्छी होंगी लेकिन ये बिल्कुल अप्लाई नहीं हो पाई. क्यों, साल देखिए 1929. इसके अगला वाला साल क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन में ब्रिटेन और अमेरिका की हो चुकी थी लुल, तो ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा. लेकिन रिकमेंडेशंस पढ़ लेते हैं, क्या बुरा है. फिलिप जोसेफ हार्थोग, अब ये क्या कहते हैं भैया, इन्होंने सर्वे ऑन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन. नाउ ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट मास एजुकेशन. कौन सी एजुकेशन है, प्राइमरी, नॉट सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी. हार्थोग इज रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन. क्या बात करते हैं ये, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन प्राइमरी लेवल. इट रिकमेंडेड द पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्कूल. मतलब बहुत सारे स्कूल मत खोलो, यहाँ पर कंसोलिडेट करो स्कूल्स को. सो द ड्यूरेशन ऑफ द प्राइमरी कोर्स वॉज टू बी फिक्स्ड फॉर 4 years. इन्होंने रेकमेंड किया कि क्वालिटी बढ़ाओ, ये करो वो करो, सिलेबस तय करो, लोकल इन्वायरमेंट ऑफ विलेजेस एंड लोकेलिटी, ये सब. एंड प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एंड कॉमर्शियल एजुकेशन. अनएम्प्लॉयमेंट की ऑब्वियसली स्थिति ज़्यादा होगी. 1929 में स्टार्ट हो गया था डिप्रेशन, सो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज एविडेंट एंड देयरफॉर दे वांटेड टू प्रमोट टेक्निकल कॉमर्शियल एजुकेशन सो दैट द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी रिजॉल्व्ड. एंड जहाँ तक मैंने बात की ये हो नहीं पाया था बिकॉज इकोनॉमिक डिप्रेशन 1931 में स्टार्ट हो चुका था. 1944 की एक आती है 3 साल आज़ादी से पहले. एंड एक 2-3 इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें. पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि भैया ये यूनिवर्सल कंपलसरी फ्री एजुकेशन की बात करता है ऑफ द एजेस ऑफ 6 to 11, 11 to 14, जो हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक लागू कर रखा है हमारे लिए.
3 साल की डिग्री, जो आज अब 3 साल की डिग्री करते हैं उसको ये बाय द वे हायर सेकेंडरी 10th के बाद 3 साल का फिक्स करता है। दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लिक्विडेशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी के लिए बारे में बात करता है। पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम 20 साल बाद, मतलब 1964 में अगर ब्रिटिश इंडिया होता तो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम हमारा डेवलप हो जाता, थैंक गॉड। एंड क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज, ये सब इट्स नॉट अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इसका नाम एक बार देख लेते हैं वापस क्या है। ये हमारा सार्जेंट प्लान है। तो हमने 4-5 कमेटी कर ली, फटाफट एक बार देख लेते हैं। चार्ल्स वुड कमेटी 1854, इसके बाद अपन ने रेली कमेटी की है 1902। हंटर कमीशन किसके लिए थी? चार्ल्स वुड के लिए थी 1884 में, एंड उस पर भी काफ़ी 2-3 इन्होंने चीज़ें बताई है। फिर इसके बाद 1917 वाली कौन सी कमेटी थी, फटाफट देख लेते हैं। 1917 वाली कौन सी कमेटी थी? 1970 की सैडलर कमीशन। सैडलर में इसने ये वाइस चांसलरशिप और ये सब लेकर आए। हार्टॉग यूजलेस कमेटी, बट 1929। सार्जेंट प्लान 1944। फैमाइन कमीशन, अब फैमाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। कैंपबेल ने फैमाइन के बारे में, उड़ीसा ये तब सेटअप की थी 65-66 के फैमिन में। इसको उड़ीसा फैमाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि टोटल 20 लाख लाइफ गई थी, 10 लाख उड़ीसा से गई थी। एंड गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली कुछ नहीं किया, ये एकदम लेजिस्फेयर वाले मूड में थे कि मार्केट फोर्सेस को चलने दो, कुछ बीच में करेंगे नहीं, बीच में कोई वॉलंटरी एजेंसी आ गई तो ठीक है। तो दैट इट वाज इन दैट इम्पॉर्टेंट। फिर आती है स्ट्राची कमीशन। स्ट्राची कमीशन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पहली बार गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात की है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इन द इवेंट ऑफ फूड ट्रेड इन द इवेंट ऑफ फैमिन। एंड इसके बाद भी एक फैमिन आता है 96-97 में। लायोल कमीशन इरिगेशन, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, जो कि 1897 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी बाय द वे। फिर एक मैकडोनल्ड कमीशन है। मैकडोनल्ड कमीशन का मानना है कि ये आई थिंक 1900 में इन्होंने सेटअप किया हुआ है इसको। एंड ये इस कमेटी ने रेकमेंड किया है दैट द ऑफिशियल मशीनरी डीलिंग विद अ फेमाइन must work around the year so that the scarcity of food grains could be controlled well in time. This was such a joke because the next famine comes in 1940s and इन लोगों ने कुछ नहीं किया वेस्ट बंगाल वाली में। लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लॉ कमीशन फटाफट चार्टर्स एक्ट 1833 में लेकर आए थे लॉर्ड मैकालू जो अपने बच्चे थे 1834 में इन्होंने पहली लॉ कमीशन में इनकी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड निकाल कर लाते हैं ये वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा आईपीसी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। एंड हमारी पहली जो इंडिपेंडेंट लॉ कमीशन होती है वो 1955 में इंस्टीट्यूट होती है। बाकी इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। करेंसी कमीशन आती है 3-4। पहली करेंसी कमीशन है मैन्सफील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। मैन्सफील्ड बाय डफरिन 1886 क्या करती है? ये कहती है भैया जो चांदी के सिक्के हैं उनको हटा दो, सिल्वर मिंट्स, एक क्लोज इंडियन मिंट्स टू सिल्वर। तो 1893 में इसको मान लिया गया था 7 साल बाद। एक फाउलर कमीशन है 1898 में। एक बैबिंगटन स्मिथ कमीशन है बाय क्लेम्सफोर्ड 1919 में। और एक हिल्टन यंग कमीशन है बाय लिथिंगाउ इन 1926। और भी अदर कमीशन है, फटाफट कर लेते हैं। स्कॉट मॉन्क्रिफ कमीशन इरिगेशन पे, तो इरिगेशन की एक स्कॉट मॉन्क्रिफ कमीशन, एक लायोल जो 1900 में 1927 में थी, एक ही 1901 स्कॉट मॉरिंगसन। फ्रेजर पुलिस रिफॉर्म्स, कर्जन 1902, कर्जन था तो कर्जन ही रहेगा। हंटर कमीशन ये तो पता ही होनी चाहिए। पंजाब डिस्टर्बेंसेस जो जलियांवाला बाग हुआ था 1919, क्लेम्सफर्ड। बटलर कमीशन को कैसे याद रखेंगे कि ये इंडियन स्टेट्स रिलेशन है? ये ऐसे याद रखेंगे कि ये जो राजे महाराजे होते थे उनके होता था एक पर्सनल नौकर जिसका नाम है बटलर, वही बटलर यहाँ से बटलर कमीशन निकल के आता है। वाइटली कमीशन ये लेबर बाय अर्विन 1929। सप्रू कमीशन, सप्रू नाम से ही अनएम्प्लॉयड लगता है, ये लिथिंग लो की 1935 की कमीशन है। एक चाइल्डफील्ड कमीशन है आर्मी की, लिथिंग लॉ 1939। और एक फ्लाउड कमीशन है टेनेंसी ऑफ बंगाल, लिथिंग लॉ इन 1940। एंड दैट इज एसेंशियली व्हाट एवरीथिंग इज अबाउट।